तो आज की टॉपिक का नाम है कैलोरीमेट्री। मेट्री का मतलब क्या होता है? मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, है ना, वैसे कैलोरीमेट्री। कैलोरी मतलब हीट, तो मेजरमेंट ऑफ हीट इन ए बॉडी, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो पहले दो तीन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा क्लैरिटी हमें आना चाहिए। व्हाट इट मीन्स बाय हीट, व्हाट इट मीन्स बाय टेम्परेचर, है ना। अब देखोगे कि जब कोई भी बॉडी को ले लो, किसी भी टेम्परेचर में आप देखोगे उसके अंदर की पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं। एवरी पार्टिकल ऑफ एवरी बॉडी इज अंडर सर्टेन वाइब्रेशन एट एवरी टेम्परेचर। एवरी टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर अगर 0 डिग्री एब्सोल्यूट हो गया, एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर में कोई वाइब्रेशन नहीं होता है, अदरवाइज ये वाइब्रेशन होते रहता है। समझ में? और अब देखोगे कि गैसेस के केस में गैस मॉलिक्यूल्स रेस्ट में क्या, जैसे ये रूम में अभी इतने सारे एयर है, क्या एयर मॉलिक्यूल्स आर स्टेशनरी? नो, दे आर रैंडमली मूविंग, कंटिन्यूअसली वो मूव कर रहे नहीं। सिमिलरली लिक्विड के केस में भी वो मूव करते हैं धीरे धीरे, जबकि सॉलिड के केस में वो ऑलमोस्ट अपनी जगह रहते हैं और थोड़ा हिलते रहते हैं। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो थोड़ा जोर से हिलते रहते हैं, है ना। तो बिकॉज ऑफ दिस वाइब्रेशन ऑल दीज पार्टिकल्स पोजेस सम काइनेटिक एनर्जी, है ना। और क्या हुआ, और दो मॉलिक्यूल के बीच में कुछ फोर्स है। अगर दो मॉलिक्यूल के बीच में कुछ फोर्स है तो उस फोर्स के चलते उसके बीच में कुछ पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट होता है। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या है थोड़ा सा बता दें आपको। अगर दो बॉडी आपस में किसी फोर्स से रिलेटेड है तो उनके बीच में अगर डिस्टेंस को कम या ज़्यादा करेंगे तो उनके बीच में एक एनर्जी स्टोर हो जाएगा। जैसे मान लो कि हम कहेंगे कि यहाँ पर एक पार्टिकल है और ये पार्टिकल किसी एक दूसरे पार्टिकल के साथ ये किसी एक स्प्रिंग से जोड़ा हुआ है, ठीक है। अब अगर ये ऐसा था, इसको अगर थोड़ा दोनों के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा कर देंगे, मान लो ये दोनों हिल रहे हैं, सपोज इसके बीच दोनों के बीच में डिस्टेंस को ज़्यादा कर दिए, अब छोड़ देंगे तो क्या होगा, दे विल कम क्लोज। और कंप्रेस कर देंगे, छोड़ देंगे तो दे विल बी सेपरेट अगेन, नहीं, वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। मतलब दे कैन डू सम वर्क, ठीक है ना। वर्क करने की एबिलिटी को कहते हैं एनर्जी, और यहाँ पर एनर्जी जिस फॉर्म में उसको कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी। So because of intermolecular forces, the particles possess certain potential energy, and because of their vibrations, they have some kinetic energy. ये सारा का सारा पोटेंशियल एनर्जी और सारे के सारा काइनेटिक एनर्जी को अगर जोड़ देंगे तो बॉडी के अंदर कुछ एनर्जी है। उस एनर्जी को क्या कहते हैं? हीट एनर्जी। That is called heat energy. What is heat energy? Heat energy is the total energy stored in a body in terms of the kinetic energy and potential energy of the particles. क्या बात समझ में आया? हर एक बॉडी में भी, इसमें भी कुछ हीट एनर्जी है, हमें भी कुछ हीट एनर्जी है ना। और टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर क्या है? अब हर एक बॉडी का पार्टिकल्स ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं। अगर उस बॉडी को हम टच करते हैं, मान लो कि कोई एक बॉडी है, इसको हम टच करते हैं, ये बॉडी को हम टच करते हैं, इसके हर पार्टिकल्स ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं, है कि नहीं। अगर मैं इसको टच करता हूँ, ये जो वाइब्रेट करता हुआ पार्टिकल मेरे को मारेगा कि नहीं मारेगा? ऐसे ऐसे मारेगा। कितने पार्टिकल्स मार रहे हैं पर सेकेंड, कितने जोर से मार रहे हैं और कितने जल्दी जल्दी मार रहे हैं। द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्राइकिंग, है ना, द स्पीड ऑफ स्ट्राइकिंग एंड द नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्ट्राइकिंग ऑल टुगेदर गिव अस द सेंसेशन ऑफ टेम्परेचर। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? टेम्परेचर क्या है? जब भी हम कोई बॉडी को पकड़ते हैं, उसके पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं, वो हमारे हाथ में मारते हैं, कितने ज़्यादा पार्टिकल्स मार रहे हैं, कितने जल्दी जल्दी मार रहे हैं और कितने जोर से मार रहे हैं, ये गिव्स अस द सेंसेशन ऑफ टेम्परेचर। अगर बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स बहुत जल्दी जल्दी और बहुत जोर से मारेंगे तो हम कहेंगे ये हाई टेम्परेचर है। समझ में आ रहा ना? गैस की केस में शायद आप जल्दी समझ पाओगे। मान लो कोई एक बैलून है, बैलून में मान लो कि हम बैलून को पकड़ के रखें ऐसे, तो उसके अंदर जो गैस मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं वो जाके मेरे एक हाथ में मार रहे हैं, फिर वापस आ रहे हैं, दूसरी जगह टकरा के फिर वापस आ रहे हैं, नहीं, तो पार्टिकल्स आर कंटिन्यूअसली स्ट्राइकिंग माई हैंड। अगर मैं बैलून को कंप्रेस कर दूं तो
वो पार्टिकल जो वापस जाएंगे जल्दी आएंगे कि नहीं हमारे पास? पहले इतने दूर जाके टकरा के वापस आते थे, अब ये जल्दी जल्दी वापस आने लगेंगे, तो जल्दी जल्दी मारेंगे तो टेम्परेचर बढ़ जाता है। इसलिए कोई गैस को कंप्रेस करते हैं तो टेम्परेचर बढ़ जाता है। कभी बाइसाइकिल में पंप दिए होगे तो देखे होगे, जब पंपिंग करते हैं उसका वो जो सिलेंडर है वो गर्म हो जाता है, क्योंकि कंप्रेस होता है। गैस को कंप्रेस करो टेम्परेचर बढ़ जाता है, गैस को एक्सपांड करो टेम्परेचर घट जाता है ना? ये बात। तो व्हाट इज टेम्परेचर? व्हेन यू टच ए बॉडी, the particles of the body strike your hand, the frequency of striking, the number of particles striking, and और क्या, the speed with which they are striking, they all together give you the sensation of temperature. तो ये temperature क्यों आया? Because of movement of particles. Movement of particles is because of kinetic energy. तो आप कहोगे the temperature you sense is because of kinetic energy. Potential energy को आप sense नहीं कर पाओगे। समझ में आया क्या? हीट एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। जबकि जो टेम्परेचर आप सेंस कर रहे हो इट इज ओनली बिकॉज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। सो फ्रॉम द नॉलेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी यू कैन नॉट गेस व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी इन ए बॉडी और व्हाट इज द हीट एनर्जी इन ए बॉडी। सो टेम्परेचर से कुछ भी पता नहीं चलता किसी बॉडी में कितना हीट है। अगर हम कहेंगे कि एक आयरन ब्लॉक है जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड में है, एक कॉपर ब्लॉक है ये भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड में है, दोनों बराबर टेम्परेचर में है, लेकिन दोनों में हीट कंटेंट अलग अलग है बिकॉज ऑफ द इंटरमोलिकुलर फोर्स द पोटेंशियल एनर्जीज आर डिफरेंट। एक ड्रॉप गर्म पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाला आपके ऊपर डालेंगे, एक ड्रॉप गर्म तेल 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाला आपके ऊपर डालेंगे, जानते हो कौन ज्यादा हजारस है? आपके ऊपर एक गिलास पानी लिया 100 डिग्री सेंटीग्रेड का, एक गिलास ऑयल लिया 100 डिग्री सेंटीग्रेड का, डाल देंगे, कौन सा केस में ज्यादा हजार होगा? नो, इट विल बी इन केस ऑफ वाटर। वाटर इज वेरी डेंजरस क्योंकि उसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी वो ज्यादा रहता है। ऑयल के अंदर वो गर्म तो है, जैसे टच में आएगा तुरंत ठंडा हो जाएगा, उतना ज्यादा हीट डिलीवर नहीं कर पाएगा। जबकि पानी को डालो तो वो गर्म तो है, ठंडा होने के लिए बहुत ज्यादा हीट छोड़ेगा वो। क्यों? क्योंकि उसका पोटेंशियल एनर्जी घटेगा। समझ में आ रहा है? उसका मतलब हीट कंटेंट इन ए बॉडी कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। समझ में? अच्छा, बोलो। अगर कोई भी चीज ऐसे मोशन में लाइक एक बॉल, तो फिर उसका मॉलिक्यूल्स का भी तो वो ज्यादा तेजी से मोशन कर रहा है, तो उसके हिसाब से भी टेम्परेचर बढ़ जाना चाहिए। कितना इंटेलिजेंट क्वेश्चन पूछा है लड़का ने। अच्छा, हमने बताया कि जो पोटेंशियल एनर्जी, जो काइनेटिक एनर्जी है, द टेम्परेचर है, इट इज बिकॉज ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। और वो क्यों है? क्योंकि जो पार्टिकल्स, मान लो ये एक स्फीयर है, इसके पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं तो उनके पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है तो टेम्परेचर ज्यादा है नहीं? उसका कहना है कि अगर ये बॉल को हम मूव करवा देते हैं तो ये सबका वेलोसिटी तो बढ़ गया, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया, तो टेम्परेचर बढ़ जाना चाहिए। यस। अब चीज ये है कि जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर कौन से वेलोसिटी के लिए है? वेलोसिटी ऑफ ईच पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू देयर सेंटर ऑफ मास और द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अगर ये वाइब्रेशन नहीं होता, जहां रुक जाते, विथ रिस्पेक्ट टू दैट पॉइंट क्या वाइब्रेशन हो रहा है? मान लो कि यहाँ पर जस्ट इमेजिन करो एक चीज ऑसिलेट कर रहा है, जैसे ये कोई एक पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है और यहाँ पर कोई बैठ के देख रहा है कि ये ऑसिलेट कर रहा है कुछ फ्रीक्वेंसी में। अभी अगर ये पेंडुलम को हमने मूव करवाया तो पेंडुलम का बॉब का वेलोसिटी बढ़ गया, नो डाउट, लेकिन यहाँ पर जो बैठा होगा उसको क्या दिखेगा? वो उतनी जोर से ऑसिलेट कर रहा है। सो वेलोसिटी ऑफ और स्पीड ऑफ द पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स मीन पोजीशन और इक्विलिब्रियम पोजीशन और रेस्ट पोजीशन। अगर ये रेस्ट में रहता तो कहाँ रहता है? यहाँ रहता है। विथ रिस्पेक्ट टू दिस पोजीशन उसका स्पीड क्या है? अब ये पोजीशन भी तो भागने लगा ना, इसलिए ओवरऑल काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया। मैं बता रहा हूँ काइनेटिक एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू मीन पोजीशन जो है दैट इज गिविंग यू द सेंसेशन ऑफ टेम्परेचर। हर पार्टिकल का, हाँ, हर पार्टिकल का अपना अपना मीन पोजीशन है। सेंटर ऑफ मास मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन हम कहेंगे। ये बॉडी का या सर बॉडी का या फिर एक पार्टिकल का? हर एक पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे हैं। अगर बॉडी का आप देखेंगे तो हम कहेंगे बॉडी का सेंटर ऑफ मास के हिसाब से विथ रिस्पेक्ट टू द बॉडी उसका ऑसिलेशन क्या है। अब ये मान लो ये बॉडी का जो वेलोसिटी है, ये बॉडी का जो वेलोसिटी है, इसका ये पोजीशन का भी तो वेलोसिटी वही हो गया है कि नहीं?
अगर ये डब्बा नहीं चलता तो मान लो इसका वेलोसिटी होता है 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू दिस पोजीशन। यहाँ पर कोई बैठा हुआ है, उसको दिख रहा है 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड में। अगर ये चलने लगा तभी तो यहाँ पर बैठा हुआ आदमी भी तो चलने लगा ना। जैसे अभी तुम भी चल रहे हो, हम भी चल रहे हैं, क्या हमें तुम्हारा वेलोसिटी दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, जबकि हम दोनों चल रहे हैं। अर्थ इज स्पिनिंग एंड रिवॉल्विंग अराउंड सन, लेकिन मुझे लग रहा है कि आप रेस्ट में हो। तो विथ रिस्पेक्ट टू ए पॉइंट इनसाइड द बॉडी इट अपीयर्स टू मूव एट ए particular velocity. Because of that speed it possesses some kinetic energy, and that kinetic energy is giving you the sensation of temperature, not that the overall kinetic energy. समझ में आ रहा है? ये हो गया हीट एनर्जी। और मूव करने के कारण जो काइनेटिक एनर्जी आ गया वो मैकेनिकल एनर्जी हो गया। मैकेनिकल एनर्जी और हीट एनर्जी में अंतर यही है। समझ में आया? तो फिर सेंटर ऑफ मास चेंज हुआ, फिर तो टेम्परेचर चेंज होगा। हाँ, सेंटर ऑफ मास चेंज होगा नहीं, विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास इसका स्पीड अगर बदलेगा। अब इसको मूव करवा रहे हैं तो इसका सेंटर ऑफ मास भी तो मूव कर रहा है उतनी ही वेलोसिटी, है कि नहीं? अच्छा, तो क्या दिखेंगे? अब तुम जो क्वेश्चन पूछे ना वो बड़ा जेन्युइन क्वेश्चन है, एंड इंटरेस्टिंगली दैट क्वेश्चन हैज कम वंस लॉन्ग बैक इन IIT entrance also. If the kinetic energy represents temperature, if a vessel filled with gas is moved, the kinetic energy increases. Will the temperature increase? No, no, no. The temperature का जो sensation आ रहा है, it is because of the kinetic energy possessed by the particle with respect to its equilibrium position or center. समझ में आ रहा है? With respect to उसका equilibrium position, equilibrium मतलब पेंडुलम ऑसिलेट नहीं करता तो ऐसे रहता है। मतलब ये पोजीशन के with respect to इस पोजीशन इसका क्या स्पीड है। अब अगर ये मूव कर रहा है तो ये पोजीशन भी तो मूव कर रहा है, स्पीड तो उतना ही दिखेगा। Are you getting? ये बात, क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? थोड़ा और एलाबोरेट करते हैं, क्योंकि तुम लोग पूछ लियो तो बताना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बड़ा कंफ्यूजिंग एंड फंडामेंटल थिंग है। सपोज हम कहेंगे आप यहाँ पर बैठे हो और आप देख रहे हो ये ऑसिलेट कर रहा है, मूव कर रहा है। अभी अगर ये मूव करेगा कुछ भी वेलोसिटी में तो आपको पता चलेगा क्या ये मूव कर रहा है? लिफ्ट को चारों तरफ से बंद कर देंगे तो तुमको पता चलेगा क्या? नहीं। क्या दिखेगा? खाली इसी का ऑसिलेशन ही दिखता रहेगा। दिस ऑसिलेशन कॉजेस सम काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस बॉडी। वही काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं। सम ऑफ ऑल दोस काइनेटिक एनर्जीज एंड ऑल दोस पोटेंशियल एनर्जीज गिव्स यू द हीट एनर्जी। समझ में आ रहा है? हाँ, तो लिखेंगे कैलोरीमेट्री। पहले हम समझेंगे व्हाट इज हीट एनर्जी। क्या है? एवरी पार्टिकल ऑफ एवरी बॉडी possesses, every particle of every body possesses some potential energy due to the intermolecular forces. समझ में आ रहा है? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के चलते उनके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, अब ये पोटेंशियल एनर्जी कैसा है? which depends upon the distance between the molecules. जैसे मैं अभी बताया था, दो मॉलिक्यूल है और दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय ए फोर्स, जस्ट लाइक टू ब्लॉक्स कनेक्टेड टू ईच अदर बाय ए स्प्रिंग। अब इनके बीच में खींच के डिस्टेंस को ज्यादा करेंगे तो क्या होगा? उनके पास बहुत ज्यादा एनर्जी। अब छोड़ेंगे तो धम करके वापस आएगा नहीं, और डिस्टेंस को थोड़ा सा ज्यादा करेंगे, छोड़ देंगे तब भी वापस आएगा, लेकिन उतना जोर से नहीं आएगा, ज्यादा जोर खींच के मारने से जैसे आता है कि नहीं? तो हम कहेंगे कि ये डिस्टेंस डिसाइड करेगा कि इसके अंदर कितना एनर्जी है ना? सो एवरी पार्टिकल ऑफ एवरी बॉडी पोजेसेस सर्टेन पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इंटरमोलिकुलर फोर्सेस
between them which depends upon the spacing between them, उनके बीच में जो स्पेसिंग है उसके ऊपर डिपेंड करके हर एक पार्टिकल के पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, नेक्स्ट, at every temperature every particle is under random vibration. हर एक पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है ना, रैंडम वाइब्रेशन। हम बात कर रहे हैं सॉलिड का। सॉलिड के केस में वाइब्रेशन हो रहा है, गैसेस के केस में मॉलिक्यूल्स फिजिकली मूव कर रहे हैं। हम लोग कैलोरीमेट्री में मोस्टली सॉलिड और लिक्विड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और गैस तक पहुंचा तो फिर काम खत्म, उसके आगे और नहीं पढ़ेंगे। तो यहाँ पर गैस के केस में पार्टिकल्स फिजिकली मूव कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, वो वाइब्रेट नहीं कर रहे हैं। सॉलिड के केस में बंधे हुए हैं अपनी जगह के साथ और वो वाइब्रेट कर रहे हैं अपनी जगह के साथ बंधे हुए। समझ में आया? तो क्या लिखेंगे? एट एवरी टेम्परेचर एवरी पार्टिकल इज अंडर रैंडम वाइब्रेशन, सो इट possesses some kinetic energy due to the vibration। वाइब्रेशन के चलते कुछ काइनेटिक एनर्जी है, वाइब्रेट कर रहा है इसलिए कुछ काइनेटिक एनर्जी है। समझ में आया? अच्छा, सर मोशन है इसीलिए एनर्जी। देखो, कोई बॉडी मूव कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी है, और ऐसे ऐसे करके मूव कर रहा है तो भी काइनेटिक एनर्जी है। तो अब ऐसे ऐसे करके जब मूव कर रहा है जो काइनेटिक एनर्जी है वो दो फॉर्म में, एक तो ऐसे ऐसे हो रहा है इसलिए काइनेटिक एनर्जी है, और मूव भी कर रहा है उसके लिए भी काइनेटिक एनर्जी है। वाइब्रेशन के चलते जो काइनेटिक एनर्जी, उस काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं। मोशन के चलते जो काइनेटिक एनर्जी हो रहा है वो अलग है। जैसे हम कहेंगे कोई बॉडी को मूव करवा दिए तो उसके पास मैकेनिकल काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे हम इसके ऐसे ऐसे कर रहा है उसके लिए भी कुछ काइनेटिक एनर्जी है कि नहीं। दोनों काइनेटिक एनर्जी को जोड़ेंगे तो टोटल काइनेटिक एनर्जी मिलेगा। समझ में आ रहा है? अच्छा सर, मतलब वाइब्रेशन के लिए एनर्जी हो रहा है। हाँ, वाइब्रेशन के लिए काइनेटिक एनर्जी हो रहा है। और सर एनर्जी के लिए वैसे देखो, एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क, लेकिन इट इज नॉट द कॉज। मेरे पास एनर्जी है इसलिए मैं वर्क करूंगा, कर सकता हूँ, लेकिन करूंगा कोई जरूरी नहीं है। मेरा मूड करेगा तो मैं काम करूंगा। आई कैन यूज माई एनर्जी ओनली व्हेन आई इंटेंड फॉर इट। बट मेरे पास जो एनर्जी है इसका मतलब है आई हैव द एबिलिटी टू डू वर्क, मैं काम कर सकता हूँ। हम जो भी कुछ कर सकते हैं वो करेंगे, कोई जरूरी है क्या? अभी हम नीचे जाके फर्स्ट फ्लोर में, ग्राउंड फ्लोर में जाके फिर से ऊपर आ सकते हैं, आ सकते हैं कि नहीं सकते हैं, लेकिन जाएंगे क्या? क्यों जाएंगे? वी हैव दैट एनर्जी बट वी आर नॉट डूइंग दैट। वो अपनी मूड के ऊपर डिपेंड करता है कि नहीं? एग्जैक्टली दैट वे। तो कुछ काइनेटिक एनर्जी है और वाइब्रेशन, काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू द वाइब्रेशन। ये बात समझ में आया? अब दो पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे हैं तो उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट तो नहीं है, कंटिन्यूअसली बदल रहा है। अगर डिस्टेंस कंटिन्यूअसली बदल रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी भी तो बदल रहा है कि नहीं? तो पोटेंशियल तो कांस्टेंट नहीं है, कंटिन्यूअसली बदल रहा है कि नहीं? तो क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी। डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है। मैं पूछूंगा ये पेन का पोटेंशियल एनर्जी क्या है, आपको ये तो ऊपर नीचे हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी कैसे पता करेंगे? रहेगा कहीं ना तब पता करेंगे। डिस्टेंस बदल रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी कैन नॉट बी मेजर्ड। समझ में आया? एज डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स is changing
possible to find the potential energy of the system. पोटेंशियल एनर्जी पता करना मुश्किल है क्योंकि सारे पार्टिकल्स ऑसिलेट कर रहे हैं, रेस्ट में रहेगा तभी ना पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। ये पोटेंशियल एनर्जी पता नहीं कर सकते, है ना। नेक्स्ट हुआ when we touch a body, the vibrating particles strike our finger, है ना। वाइब्रेटिंग पार्टिकल हमारे फिंगर को स्ट्राइक करते हैं। अच्छा, the number of particles striking, the number of particles striking, the speed with which they are striking, and the frequency of striking altogether give us the sensation of temperature, समझ में आ रहा है। कितने सारा पार्टिकल मार रहे हैं, कितने जल्दी जल्दी मार रहे हैं और कितने जोर से मार रहे हैं, दैट गिव्स यू द सेंसेशन ऑफ टेम्परेचर। समझ में आया। अगर बहुत सारा पार्टिकल बहुत जल्दी जल्दी मार रहे हैं और बहुत जोर से मार रहे हैं तो आप कहेंगे हाई टेम्परेचर है। और ये जो वाइब्रेशन होते हैं पार्टिकल, वाइब्रेशन के कारण उसमें से साउंड भी निकल के आता है। कोई रेड हॉट बॉडी अगर रखा होगा, मेटल बॉडी, तो उसमें से एक हमिंग साउंड भी निकल के आएगा। सुनोगे वो हॉट है ना, उसमें से एक साउंड भी आने लगेगा, एक हमिंग साउंड आएगा। अगर पानी को आप चूल्हे पे बैठाए हो, जैसे पानी गर्म हो जाएगा, ऐसे सुन करके एक आवाज आने लगता है, बिकॉज द पार्टिकल्स आर मूविंग विथ वेरी हाई मोशन कर रहे हैं, तो उसके लिए वाइब्रेशन क्रिएट होता है। वाइब्रेशन के चलते साउंड भी क्रिएट होता है। जैसे अगर मैं हाथ को जोर से हिलाऊंगा, एक साउंड आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना, बिकॉज एयर में खलबली हो रहा है। एयर में जब भी कोई डिस्टर्बेंस होता है, दैट क्रिएट्स वेव्स, दैट वेव इज नोन एज साउंड। व्हाट इज साउंड? इट्स ए वेव्स इन एयर इज कॉल्ड साउंड वेव। That is a particular type of wave called longitudinal wave. Longitudinal waves through air is called sound wave. मैं जब कुछ बोलता हूँ आपको सुनाई कैसे देता है? क्योंकि हम दोनों के बीच में जो एयर पार्टिकल्स वो वाइब्रेट कर रहे हैं, वाइब्रेट करते करते आपके पास पहुँच रहे हैं और वाइब्रेशन आपकी ईयर ड्रॉप में दे देते हो तो आपको मेरा साउंड सुनाई देता है। तुम्हारे और हमारे बीच में जितना एयर है सारी को अगर निकाल देंगे, मैं यहाँ पे कितने भी जोर से चिल्लाऊं तुमको कोई आवाज सुनाई नहीं देगा। यू आर एबल टू हियर मी बिकॉज ऑफ साइलेंट थिंग जिसको कोई ध्यान नहीं देता है, बिकॉज ऑफ द एयर बिटवीन यू एंड मी। तुम्हारे और हमारे बीच में अगर सारा एयर को इवैक्यूएट कर दिया, हम लोग एक एक ऑक्सीजन मास्क लगा दिए, अब स्पेस में चले गए जहां पर कोई एयर नहीं है, चिल्लाओ बम फोड़ेगा भी तो बगल में पता भी नहीं चलेगा कि साउंड आ रहा है, बिकॉज साउंड इज गोइंग थ्रू वाइब्रेशन ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर भी पार्टिकल्स ऑसिलेट कर रहे हैं तो उसमें से एक हमिंग साउंड भी आता है। एट हाई टेम्परेचर हाई हमिंग साउंड विल बी कमिंग। समझ में आ रहा है? स्पेस में चले जाओ तो चीजें कुछ अलग किस्म की होते हैं, है ना। अच्छा, आपके बगल में कोई खड़ा है 1 फीट दूरी पे और आपके बीच में कोई एयर नहीं हो और एब्सोल्युटली वैक्यूम में हो, ऑक्सीजन मास्क लगाया तो आप जिंदा हो, वो भी जिंदा है, लेकिन दोनों के बीच में कोई एयर नहीं है। अब कितने जोर से भी चिल्लाओ उसको सुनाई नहीं देगा, बिकॉज एयर मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोपागेटिंग ऑफ साउंड। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि वाइब्रेशन एयर में खलबली क्रिएट करता है, दैट क्रिएट साउंड। यहाँ पर भी वाइब्रेशन हो रहा है तो ये हमें
साउंड के रूप में सुनाई देता है। तो क्या बात की है इसमें, टेम्परेचर क्या है। जब भी हम कोई बॉडी को पकड़ते हैं, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, दिस थिंग्स आर नॉट अवेलेबल इन योर बुक्स। चीज़ों को समझ में आना चाहिए कि हीट एनर्जी क्या है, क्यों हीट एनर्जी मेजरेबल नहीं है, वो पढ़ेंगे हम लोग। खैर, हम देखें कि जब कोई पार्टिकल को हम पकड़ते हैं, कोई बॉडी को हम पकड़ते हैं, उसके पार्टिकल्स जो वाइब्रेट कर रहे हैं वो हमारे हाथों पे मारते हैं। कितना जोर से मार रहे हैं, कितनी जल्दी जल्दी मार रहे हैं, कितने सारे पार्टिकल्स मार रहे हैं, दैट गिव्स यू द सेंसेशन ऑफ टेम्परेचर। समझ में आया क्या। सोचो कि एक सुई है, इस सुई को एक बार ऐसे ऐसे मारा तो यू आर गेटिंग सम पेन, है ना, कुछ पेन आप पाते हो। और बहुत सारा सुई और बहुत जल्दी जल्दी से मारेंगे तो गेट ग्रेटर पेन, दैट पेन यू सी इज कॉल्ड टेम्परेचर, जो सेंसेशन है पेन का। क्योंकि बहुत सारा मॉलिक्यूल का साइज क्या है, सुई से भी काफी छोटा है कि नहीं। व्हेन दे ऑल स्ट्राइक योर हैंड, जब किसी बॉडी को पकड़ते हो, ऑल स्ट्राइक योर हैंड, विथ व्हाट स्पीड दे आर स्ट्राइकिंग, विथ व्हाट फ्रीक्वेंसी दे आर स्ट्राइकिंग। फ्रीक्वेंसी मतलब एक बार ऐसे ऐसे मारा, ये फ्रीक्वेंसी ज्यादा है कि ऐसे ऐसे मारा तो ये फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, पहला केस की दूसरा केस में, दूसरा केस में फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो गया। वन मॉलिक्यूल और मोर मॉलिक्यूल, वो तो समझ में आता है, धीरे से मारा या जोर से मारा, ये भी हो सकता है जोर से जल्दी जल्दी कर रहा है लेकिन धीरे धीरे मार रहा है, ऐसे भी तो हो सकता है नहीं। तो अकॉर्डिंगली अगर बहुत सारा पार्टिकल आपके हाथ में बहुत जोर से मार रहे हैं और बहुत जल्दी जल्दी मार रहे हैं तो आपको ज्यादा टेम्परेचर का फीलिंग आता है। सो व्हाट इज द टेम्परेचर, इट इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, कहते हैं टेम्परेचर है लेकिन क्या है, वो फीलिंग को कहते हैं। ये सारा चीज बेटा ये वाइब्रेशन से ही होता है। आप सुनते हो एयर पार्टिकल्स वाइब्रेट, आप देखते हो द लाइट वेव वाइब्रेट्स, बिना वाइब्रेशन का स्टेशनरी हो जाएगा दुनिया में, कुछ चीज ना दिखेगा ना सुनेगा। लाइट इज ऑल्सो वेव दैट गिव्स ए वाइब्रेशन, तो अंदर क्रिएट होता है। आप कोई माइक्रोफोन में बोलते हो तो होता क्या है, वो साउंड एयर वाइब्रेट किया, वो जाके वो डायफ्राग्राम को वाइब्रेट किया तो उसमें एक सिग्नल बना और वो सिग्नल गया एम्पलीफाई होकर आवाज बना आपका। समझ में आ रहा ना, सब कुछ वाइब्रेशन होने से ही हम सेंस कर सकते हैं। वाइब्रेशन नहीं होगा तो हम सेंस नहीं कर पाएंगे। कोई भी चीज देखने का हो, सुनने का हो, छूने का हो, ठीक है। अगर मेरे साथ ये चीज टच करके है, आई कैन नॉट सेंस दैट समथिंग इन टच विथ मी, ये वाइब्रेट करने लगेगा, हाँ कुछ लगा है यहाँ पे। मच्छर बैठता है तो पता चलता है, क्योंकि जब वो आके बैठता है तो देयर इज ए चेंज, है ना। और कोई बैठ गया मच्छर तो बाद में पता चलेगा मच्छर बैठा है बोल के नहीं, जब बैठेगा तब पता चलेगा। बैठने के बाद मान लो काट नहीं रहा, बैठा है खाली, देख रहा है कैसा है ये, हाउ इज दिस, ये लड़का कैसा है, इसका ब्लड टेस्टी होगा नहीं होगा, खाएंगे नहीं खाएंगे, मुंह खराब हो जाएगा बेकार, कैसे सोच रहा है पीठ में बैठ के तुम्हारा, तुमको पता चलेगा बैठा है बोल के नहीं। सो यू कैन सेंस ओनली चेंजेस, ये दुनिया का एक बहुत बड़ा चीज है। यू कैन सेंस ओनली चेंजेस, चेंज नहीं होगा तो सेंस करना नामुमकिन है। यू कैन सी बिकॉज द वेव, लाइट वेव इज वाइब्रेटिंग, यू कैन हियर बिकॉज द एयर पार्टिकल्स आर वाइब्रेटिंग, यू कैन टच एंड सेंस समथिंग इफ दैट इज वाइब्रेटिंग। समझ में आ रहा ना। तो सेंसेशन ऑफ टेम्परेचर 10 टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी is reflected through the through the kinetic energy of particles। अगर पार्टिकल के पास काइनेटिक एनर्जी नहीं होता हमें टेम्परेचर का सेंसेशन नहीं आता। समझ में आया क्या। ये चीज़ों को फील करना बहुत जरूरी है। अगर कोई पार्टिकल के पास काइनेटिक एनर्जी नहीं है तो उसके पास टेम्परेचर नहीं है ऐसे हम कहेंगे, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। एट एवरी टेम्परेचर एवरी पार्टिकल इज अंडर रैंडम वाइब्रेशन। समझ में आ रहा है। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर में जाएंगे तो वहां पर वाइब्रेशन बंद होता है, जबकि आज तक कोई पहुंचा ही नहीं वहां तक एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। जो बॉडी वाइब्रेट नहीं कर सकता है उसमें टेम्परेचर को कम ज्यादा नहीं कर सकते। बता दें थोड़ा सा, कोई न्यूक्लियस, उसके अंदर न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स पैक्ड है एंड देयर इज नो स्पेस फॉर देम टू वाइब्रेट, टाइटली पैक्ड। तो किसी एक गैस का न्यूक्लियस को अगर फर्नेस में डाल दोगे फिर निकाल के लाओगे, सोचो हाइपोथेटिकली फर्नेस में डाल दिए और निकाल के लाए तो देखोगे उसका टेम्परेचर में कोई बदलाव आया नहीं, क्योंकि वो वाइब्रेट नहीं कर रहा है।
फिर गर्म क्यों लगता है? बिकॉज द इलेक्ट्रॉन्स अराउंड देम दे वाइब्रेट बिटवीन हायर ऑर्बिट एंड लोअर ऑर्बिट, एंड व्हेन यू टच यू गेट ए स्ट्राइकिंग, you get the temperature of a gas or a body because of vibration of the electrons. न्यूक्लियस तो अपनी जगह फिक्स्ड है, उसके अंदर कोई वाइब्रेशन नहीं है. व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ न्यूक्लियस? एब्सोल्यूट जीरो. न्यूक्लियस जीरो टेम्परेचर में है, एब्सोल्यूट जीरो, क्योंकि उसके अंदर कोई भी चीज वाइब्रेट नहीं कर रहा है ना. और न्यूक्लियस को तोड़ना भी मुश्किल नहीं, नामुमकिन है. हमारे पास कोई तरकीब नहीं है न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए, क्योंकि इतना टाइटली पैक्ड है. नहीं तो अगर न्यूक्लियस तोड़ना हमारे हाथ में होता, हम लोग कोचिंग आते क्या, लोहे का न्यूक्लियस लो, 2 ठो तोड़ो, थोड़ा एक्स्ट्रा प्रोटॉन डाल दो, तो सोना का बन गया कि नहीं बन गया? घर में बैठ के हर कोई लोहे को सोना बनाएगा और आएगा कोचिंग पढ़ने. क्यों आएगा कोचिंग पढ़ने? से घर में बैठ के लोहा से सोना बनाना है कि नहीं. न्यूक्लियस को तोड़ना नामुमकिन है. और भी बता दें, अलग अलग चीजों का अलग अलग डेंसिटी होता है. जैसे आयरन का डेंसिटी अलग है, एल्युमिनियम का डेंसिटी अलग है, लेकिन आयरन का न्यूक्लियस का डेंसिटी और एल्युमिनियम का न्यूक्लियस का डेंसिटी बराबर है. सारा का सारा न्यूक्लियस बराबर डेंसिटी के है, बिकॉज ईच वन इज इक्वली पैक्ड. क्या आयरन का इलेक्ट्रॉन और एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉन में कोई अंतर है? नहीं. इसका इलेक्ट्रॉन उसका इलेक्ट्रॉन दोनों देखने में 2 ठो इलेक्ट्रॉन मालूम निकल के आए. ये कौन सा किसका है पहचान सकते हो क्या? नहीं. समझ में आ रहा है? ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर अलाइक, ऑल न्यूक्लियस आर इक्वली डेंस, पैक्ड विथ डिफरेंट न्यूक्लियस. अलग बात है उनके अंदर कंटेंट क्या है. ठीक है, तो शायद हम लोग थोड़ा भाग गए. तो मैं बताने की कोशिश कर रहा था, इफ देयर इज नो वाइब्रेशन देयर विल बी नो टेम्परेचर. टेम्परेचर ऑफ न्यूक्लियस इज एब्सोल्युटली जीरो. उसको कितना भी गर्म करो, हीट में डालो, कितना भी हीट दे दो, उसका टेम्परेचर नहीं बदलने वाला, क्योंकि टाइटली पैक्ड है. अगर वो वाइब्रेट कर सकता है तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा. जैसे कोई लोहे का ब्लॉक है, थोड़ा हीट दे दो, उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, क्योंकि पार्टिकल्स आर एबल टू वाइब्रेट. सर इधर हम जब पार्टिकल्स बोल रहे हैं वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स? नो, पार्टिकल्स नहीं, इलेक्ट्रॉन्स. यहाँ पर तो पार्टिकल्स का मतलब ये बात है, हियर द पार्टिकल्स इन मोशन, मतलब नॉट इलेक्ट्रॉन्स, द मॉलिक्यूल्स. The molecules are all together moving. Gas molecules are moving, liquid molecules are moving, solid molecules are vibrating. समझ में? हाँ. तो the temperature of a body is related to the reflected through kinetic energy of particles. बुक में आपका क्या लिखा है? Temperature of a body. ये आपका बुक वाला डेफिनेशन है. Is the degree of hotness or coldness, hotness or coldness of the body. कोई बॉडी ज्यादा गर्म है तो आपको भी टेम्परेचर ज्यादा है, कम गर्म है टेम्परेचर कम है. इससे कुछ पता चलता है क्या? नहीं. तो टेम्परेचर क्या है बुक की डेफिनेशन के हिसाब से? इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस. बुक में स्कूल में पूछेंगे व्हाट यू मीन बाय टेम्परेचर. इट इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी. समझ में आया? बट एक्चुअली मैं आपको बताया व्हाट इज टेम्परेचर. समझ में आ रहा ना? नाउ वी आर कंटिन्यूइंग विथ कैलोरीमेट्री, और हम लोग देख रहे हैं कि व्हाट इज हीट एनर्जी. तो क्या क्या देखिए, एवरी पार्टिकल ऑफ एवरी बॉडी पोजेसेस सम पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस between them, which depends upon the spacing between them. At every temperature, every particle is under random vibration, so it possesses some kinetic energy due to the vibration. Due to vibration याद रखना, ठीक है? Due to motion नहीं, vibrate कर रहा है इसीलिए. समझ में आ रहा है? At distance, as distance between particles is changing, it is impossible to find the potential energy of the system. When we touch a body, the vibrating particles strike our finger. The number of particles striking, the speed with which they are striking, and the frequency of striking altogether give off the sensation of temperature. समझ में आ रहा है? बहुत सारा पार्टिकल बहुत जोर से और बहुत जल्दी जल्दी मारेंगे तो हम कहेंगे ज्यादा टेम्परेचर है. समझ में आ रहा है? ये जो चीजें मैं भी बता रहा हूँ, क्यों इतना फैला के बता रहा हूँ? क्योंकि आगे चल के मुझे पढ़ाना है एक चीज, इसको कहते हैं लेटेंट हीट. उसको समझाने के लिए मुझे ये चीज बताना
जरूरी है। लेटेंट हीट मतलब हिडन हीट, कोई चीज को हीट दे दिए, पता चला कि उसका गर्म नहीं हो रहा है। When ice is melting, temperature remains same. You are continuously giving heat, but temperature remains same. What happens to that heat? You will see that heat converts into potential energy. So you are not able to sense the temperature. समझ में आ रहा है? टेम्परेचर का जो सेंसेशन है, इट इज बिकॉज ऑफ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ये जानना जरूरी है। एंड दैट काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू मोशन और वाइब्रेशन, वाइब्रेशन भी समझ में आ रहा है, क्योंकि मार रहा है ना वाइब्रेशन के चलते, वो टेम्परेचर का फीलिंग आपको आ रहा है। समझ में आ रहा है? Thus, temperature of a body is reflected through the kinetic energy of particles. Temperature of a body is the degree of hotness or coldness of the body. So, it can be measured. कितना गर्म है ठंडा है हम उसको मेजर कर सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी कैन बी मेजर्ड, हाफ एम स्क्वायर करके मेजर कर सकते हैं। अच्छा, the total sum of all kinetic energy and all potential energy of all particles is called the heat energy in a body. समझ में आ रहा है? सारा का सारा काइनेटिक एनर्जी को जोड़ देंगे, पोटेंशियल एनर्जी को जोड़ देंगे, जो एनर्जी मिलेगा उसको हम कहेंगे क्या? हीट एनर्जी। तो क्या सोचो और बताओ, अगर समझ में आ गया आपको, क्या कोई बॉडी का हीट एनर्जी को हम मेजर कर सकते हैं? टच करके देखेंगे तो खाली काइनेटिक एनर्जी का फीलिंग आ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी का तो फीलिंग नहीं आ रहा है। सो हीट एनर्जी ऑफ ए बॉडी कैन नॉट बी मेजर्ड। कोई पूछेगा ये पेन में कितना हीट एनर्जी है, नो वन कैन से। समझ में आ रहा है? क्या टेम्परेचर है और उसमें से उसका काइनेटिक एनर्जी कितना है हम गेस कर सकते हैं, लेकिन व्हाट इज द हीट एनर्जी इन दिस पेन? इसमें भी हीट एनर्जी है, इन ए ब्लॉक ऑफ आइस भी हीट एनर्जी है। समझ में आ रहा है? हर एक बॉडी में हीट एनर्जी है, लेकिन कितना है वो मेजर करना नामुमकिन है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि नोट करना, एज पोटेंशियल एनर्जी कैन नॉट बी measured, therefore heat content in a body cannot be measured। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई बॉडी में कितना हीट है आप मेजर नहीं कर सकते। हाँ, ज्यादा है कि कम है बोल सकते हो, लेकिन कितना है वो नहीं बोल सकते। मान लो आपके पास दो ठो आयरन ब्लॉक है, दोनों 50 ग्राम वाले, एक का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड, दूसरा का टेम्परेचर 200 डिग्री सेंटीग्रेड, तो पक्का है कि एक के पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी चाहे कुछ भी हो, तो जो 200 डिग्री सेंटीग्रेड में उसमें ज्यादा हीट एनर्जी है। कितना है, कितना मालूम नहीं, समझ में आ रहा है? लेकिन इसके पास ज्यादा है, इसके पास कम है। अगर मान लो आपके पास दो ब्लॉक है, एक कॉपर ब्लॉक, एक आयरन ब्लॉक, ठीक है, और जो कॉपर ब्लॉक है वो अलग मटेरियल का है, उसका इंटरमोलिकुलर पोटेंशियल एनर्जी इज डिफरेंट, आयरन ब्लॉक का इंटरमोलिकुलर फोर्स इज डिफरेंट, तो पोटेंशियल एनर्जी इज डिफरेंट। दोनों बराबर टेम्परेचर में है, किसमें ज्यादा हीट एनर्जी है, दैट यू कैन नॉट से। समझ में आ रहा? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट ए मेजरेबल क्वांटिटी। काफी जगह ये मिसकंसेप्शन क्रिएट हो जाता है कि हीट एनर्जी किसमें ज्यादा है, किसमें ज्यादा है, हम बोल नहीं सकते, है ना? अच्छा, तो हीट एनर्जी इन ए बॉडी कैन नॉट बी मेजर्ड। तो ये सारा का सारा डिस्कशन से हमें क्या याद रखना है? क्या याद रखना है? कोई बॉडी कितना हॉट है या कोल्ड है, कितना गर्म है या ठंडा है, कहां से पता चलता है? फ्रॉम द काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स। कोई बॉडी गर्म है या ठंडा है, टच करके जो हम सेंस कर लेते हैं, वो पार्टिकल का कौन सा एनर्जी के चलते पता चलता है? काइनेटिक एनर्जी। सो याद रखना है, काइनेटिक एनर्जी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर giving
द सेंसेशन ऑफ टेम्परेचर के चलते काइनेटिक एनर्जी का फीलिंग आता है। बात समझ में आया? ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ठीक है। अब ऐसा होता है कि कोई चीज को हीट सप्लाई करो तो उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है, कोई चीज को हीट सप्लाई करो तो उतना ज्यादा टेम्परेचर होता नहीं है, या फिर कोई जल्दी गर्म हो जाता है, कोई देर में गर्म होता है। मान लो लकड़ी का कोई बनाया हुआ है वुड, ए पीस ऑफ वुड एंड ए पीस ऑफ एल्युमिनियम, दोनों को अगर हम आग में झोल देंगे, कौन ज्यादा गर्म हो जाएगा? एल्युमिनियम। वुड तो गर्म नहीं होता इतना ज्यादा। तो अगेन इट डिपेंड्स कि उसका टेम्परेचर, मॉलिक्यूल्स कितना फ्री है, कि कितने जोर से वाइब्रेट कर पाएंगे, वो इसका स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है। समझ में आ रहा? तो हर एक बॉडी को बराबर हीट देने से बराबर टेम्परेचर राइज नहीं होता है। अब सोचो, मान लो कि एक पतला सा बार है, ए थीन बार ऑफ एल्युमिनियम एंड ए थिक बार ऑफ एल्युमिनियम, दोनों सेम मटेरियल के, दोनों को बराबर हीट देंगे तो क्या दोनों का बराबर टेम्परेचर राइज करेगा? नहीं, ये उसका मास के ऊपर भी डिपेंड करता है कि नहीं, कितना हीट वो ले सकता है। तो कितना टेम्परेचर राइज कर रहा है, फॉल कर रहा है, वो डिपेंड्स अपॉन मेनी थिंग्स। एक हुआ नेचर ऑफ द मटेरियल, दूसरा हुआ मास ऑफ द मटेरियल, है कि नहीं। तो हाउ द टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी चेंजिंग बाय गिविंग और टेकिंग हीट, उसको अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए, यहां पर अब एक नया टर्म आता है, व्हाट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट। इसको हम लोग एस से डिनोट रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और आपको मालूम होगा कि हीट का यूनिट क्या है? कैलोरी। हीट को कैलोरी से मेजर करते हैं, उसको जूल्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 कैलोरी इज 4.2 जूल्स, ठीक है। हीट का यूनिट होता है कैलोरी, और उसको जूल्स में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, बाद में बता देंगे। अभी स्पेसिफिक हीट एस क्या है? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड the amount of heat required to raise the temperature of a substance of 1 gram by 1 degree centigrade is called specific heat of the substance। एक चम्मच पानी को गर्म करने के लिए, एक चम्मच ऑयल को गर्म करने के लिए, अगर दोनों को आग में झोंक दोगे, दोनों एक साथ सेम टेम्परेचर में नहीं आएंगे, दोनों अलग अलग समय लगेंगे। किसी को ज्यादा हीट चाहिए गर्म होने के लिए, और किसी को कम, थोड़ा सा हीट चाहिए जल्दी गर्म हो जाने के लिए, है ना। हम लोग इसलिए मेटल वाला एल्युमिनियम की बर्तन लेते हैं ना कुकिंग करने के लिए, क्योंकि वो जल्दी गर्म हो जाता है। उसके जगह किसी दूसरे बर्तन का लेंगे तो उसको गर्म होने के लिए ज़्यादा समय लगता है। और अक्सर देखेंगे बाद में, जो जल्दी गर्म होता है वो जल्दी ठंडा भी होता है, जो देर में गर्म होता है वो देर तक ठंडा होता है। अगर आप 1 लीटर ऑयल को 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किए, 1 लीटर पानी को 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किए, खुला छोड़ दो, बहुत जल्दी देखोगे ऑयल ठंडा पड़ गया, पानी अभी गर्म है, छोड़ता नहीं है ना। और ट्रेन में देखे हो ना, वो चाय वाला चाय लेके घूमते रहता है। हमारे घर में चाय बनाओ तो तुरंत ठंडा हो जाता है, लेकिन उसके घर में वो तो ट्रेन में चाय लेके घूमते रहता है, गर्म रहता है। क्यों? क्योंकि हमारे घर में हम ज़्यादा मिल्क के कंटेंट रखते हैं, मिल्क जल्दी ठंडा हो जाता है, और उसमें तो उसका पानी मरा हुआ होता है। बहुत ज़्यादा पानी रहेगा तो उससे टेम्परेचर पूरा ट्रेन चलता रहता है और ठंडा ही नहीं होता है चाय उसका। ज़्यादा पानी, ट्रेन वाले इतना मिल्क देते हैं क्या? नहीं, मिल्क कंटेंट कम रहता है, पानी रहता है, पानी रहता है तो गर्म रहता है। गर्म चाय बोल के 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर तक वो बेच लेता है। जबकि अगर पूरा प्योर दूध से बनाया होता तो पता चला कि 10 मिनट में चाय ठंडा हो गया, कोई पिएगा नहीं। समझ में आ रहा ना? ये तो कौन कितने जल्दी गर्म होगा और कितने जल्दी ठंडा होगा, अगेन वो उसकी ये स्पेसिफिक हीट के ऊपर डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है हम लोग देखेंगे अभी, ठीक है। तो द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड
to raise the temperature of a substance of 1 gram by 1 degree centigrade is called specific heat of the substance. specific heat को हम लोग एस में डिनोट करते हैं, है ना। तो थोड़ा समझा के लिखते हैं इसको। अगर हम कहेंगे Q हो गया, नाम दे रहे हैं Q क्या है, हीट। हीट को क्या लिख रहे हैं, Q नाम दे रहे हैं। M हो गया मास, और मान लो डेल्टा थीटा, और थीटा, थीटा क्या हो गया, थीटा हो गया टेम्परेचर। ये सब सिंबल्स यूज करेंगे, समझ में। अगर कोई 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जो हीट चाहिए उसको कहते हैं स्पेसिफिक हीट, है ना। 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर को 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जो हीट चाहिए उसको कहते हैं स्पेसिफिक हीट। सो व्हाट इज स्पेसिफिक हीट? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, कोई m ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए क्या चाहिए? हर एक 1 ग्राम का टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा। 1 ग्राम का टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए ये एस हीट की जरूरत होता था। m ग्राम है तो कितना चाहिएगा, m इंटू एस। समझ में आया? अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? m ग्राम टेम्परेचर का, m ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए कितना हीट चाहिए, m इंटू एस। अच्छा, 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर को 2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए ट्वाइस ऑफ एम एस, 3 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए थ्राइस ऑफ एम एस। डेल्टा थीटा बढ़ाने के लिए क्या हीट चाहिए, एम एस इंटू डेल्टा थीटा। फिर क्या है, क्या लिखेंगे, where Q is the heat required to raise temperature of m gram substance by delta theta degree centigrade by a temperature difference, by a temperature difference delta theta। समझ में आया? तो इस चैप्टर का ये सबसे प्रोमिनेंट और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हुआ Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा थीटा। ये बात है। क्या बात समझ में आ रहा है? हैं? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आया समझ में? Q इक्वल एम एस डेल्टा थीटा वाला चीज समझ में आया? उसमें M क्या है, मास ऑफ द सब्सटेंस, S क्या है, स्पेसिफिक हीट ऑफ द सब्सटेंस, डेल्टा थीटा क्या है, राइज इन टेम्परेचर। ठीक है, और Q का यूनिट क्या होता है, कैलोरी होता है, तो यूनिट होता है कैलोरी। कैलोरी क्या है अभी हम समझेंगे, इट इज कैलोरी, इट इज द यूनिट ऑफ हीट। ठीक है, इसमें से एक चीज और पता चला कि अगर हम एस क्या है निकालना चाहेंगे, एस क्या हो गया, Q बाय एम डेल्टा थीटा। तो एस का यूनिट क्या बन गया भाई, कैलोरी और ग्राम, कैलोरी और ग्राम। डेल्टा थीटा मतलब चेंज इन टेम्परेचर, 30 डिग्री सेंटीग्रेड से 40 डिग्री सेंटीग्रेड, डिफरेंस क्या होगा, 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप कहोगे डिग्री सेंटीग्रेड, कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड हो गया यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट। क्या बात समझ में आ रहा है? हीट कंटेंट क्या है, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। आप टच करके क्या सेंस करते हो, टेम्परेचर नॉट द हीट। किसमें हीट ज्यादा है तो टेम्परेचर ज्यादा होगा, कोई जरूरी नहीं है। टेम्परेचर ज्यादा है तो हीट ज्यादा होगा, जरूरी नहीं है। वो डिपेंड करता है इसका मास क्या है कि नहीं, मास के ऊपर, और उसका नेचर क्या है, मटेरियल का कौन सा किस्म का मटेरियल है ना, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। सो Q बाई एम डेल्टा थीटा ये हो गया स्पेसिफिक हीट। ये स्पेसिफिक हीट इज डिफरेंट फॉर different substances, it is different for different substances, for different substances।
इट इज 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड फॉर वाटर। ये मस्त है, याद रखने के लिए कितना आसान है। वाटर के लिए इसका वैल्यू है 1। समझ में आया? किसके ऊपर डिपेंड करता है? नेचर ऑफ द मटेरियल के ऊपर। क्या स्पेसिफिक हीट मास के ऊपर डिपेंड करता है? नहीं, नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। डिफरेंट फॉर डिफरेंट सब्सटेंसेस, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द सब्सटेंसेस। समझ में आया? Yes, the specific heat depends upon nature of the substances. Yes, depends on nature of substances. मतलब कैसा बना है, उसके अंदर के स्ट्रक्चर क्या है, इंटरमोलिकुलर स्ट्रक्चर क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। स्मॉल एस है, इसको यूजुअली हम स्मॉल एस में डिनोट करते हैं। आप इसको छोटा कर सकते हो। यस, एस डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ द सब्सटेंसेस, है ना। मतलब कोई बॉडी को हीट एनर्जी दोगे तो उसका टेम्परेचर कितना जल्दी जल्दी बदलेगा, वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ सब्सटेंस के ऊपर। सोचो, एक जगह बहुत सारे वो ऐसे ऐसे कीड़े खड़े हैं, आप देखे होंगे ना। क्या कहते हैं इस कीड़े को, मुझे मालूम नहीं, आजकल बहुत ज्यादा हो रहे, काला काला सा लंबा लंबा सा चलते रहता है। क्या कहते हैं उसको? कोई एक कीड़ा है, बड़ा गंदा कीड़ा होता है। हाँ, भरा रहता है इधर उधर रास्ते में हर जगह। नहीं, मान लो ये सारा कीड़ा, ऐसे बहुत सारे कीड़े एक जगह खड़े हैं। ऐसा बहुत सारा कीड़ा एक जगह खड़े हैं और बातें कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं। और दूसरी जगह क्या हुआ, बहुत सारे छोटे छोटे चींटी खड़े हैं। ठीक है, ये चींटी भी बहुत सारा एक जगह खड़े हुए हैं। जस्ट थिंक एंड ट्राई टू इमेजिन। मैं एक हाइपोथेटिकली एग्जैगरेटेड एग्जांपल दे रहा हूं ताकि आप समझ पाओगे। तो ऐसे करके बहुत सारे चींटी खड़े हैं, बात करें, कीड़े बात करें। एक बार ट्रिक कर देंगे, इसको भी एक बार ट्रिक कर देंगे। कौन जोर जोर से भागेंगे इधर उधर? चींटी भागेंगे। ये चलेंगे लेकिन धीरे धीरे चलेंगे। आर यू गेटिंग? When you are giving some heat energy to a substance, how quickly the particles are coming into random vibration, that all depends upon the nature of the material. जिसका वाइब्रेशन जल्दी जल्दी बढ़ने लगा, उसका टेम्परेचर जल्दी जल्दी बढ़ने लगा। समझ में आ रहा ना? अब इसको छो तो ये भी भागेंगे लेकिन धीरे धीरे रेंगते हुए जाएंगे। इसको छू लो तो तुरंत फैल जाएंगे क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी भागते हैं। सिमिलरली एल्युमिनियम को आप हीट में दिखाओगे, थोड़ा सा हीट दोगे, उसका पार्टिकल्स बहुत जल्दी डायनामिकली वाइब्रेट करना शुरू करेंगे। आयरन का देंगे, वो भी वाइब्रेट करेंगे लेकिन उतना जल्दी और उतना जोर से नहीं। पानी का दोगे हीट उतना ही, उतने जोर से नहीं। तो किसका टेम्परेचर कितना जल्दी जल्दी बढ़ेगा, वो उसका स्पेसिफिक हीट के ऊपर डिपेंड करता है। सपोज कोई चीज को दो अलग अलग चीज ली, दोनों बराबर मास के ले लिए, दोनों को बराबर हीट दे दिए और एक का टेम्परेचर ज्यादा हो गया, एक का टेम्परेचर कम हो गया। अब देखे होगे, मान लो कि कोई एक वुडन बार है और एक आयरन बार है, दोनों रात में बाहर पड़े हैं, अभी विंटर चल रहा है। वुडन बार को लाके आपके बॉडी में टच करवाएंगे, ज्यादा ठंडा लगेगा कि आयरन बार ज्यादा ठंडा लगेगा? क्यों? जो कि दोनों खुले में पड़े थे। किसका टेम्परेचर कितना जल्दी गिर रहा है, किसका टेम्परेचर कितना जल्दी बढ़ रहा है, उसकी मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। करता है कि नहीं कर रहा है? जिसका टेम्परेचर जल्दी गिर रहा है उसका टेम्परेचर जल्दी बढ़ेगा। अगर कोई चीज को थोड़ा सा हीट देने से टेम्परेचर बहुत ज्यादा बदल जाता है तो क्या कहोगे, उसका स्पेसिफिक हीट ज्यादा है कि कम है? ध्यान से सोचो, कोई एक बॉडी को कुछ हीट देने से उसका टेम्परेचर में बहुत ज्यादा बदलाव आ जाता है। सोचो, यस, यू आर एकदम करेक्टली थिंकिंग। कोई एक बॉडी को अगर थोड़ा सा कुछ हीट देने से डेल्टा थीटा बहुत ज्यादा हो गया, तो डेल्टा थीटा बहुत ज्यादा हो गया तो एस क्या है, ये नीचे आ गया डेल्टा थीटा। कुछ अमाउंट ऑफ हीट दो, डेल्टा थीटा बहुत ज्यादा हो गया, मतलब एस कम है। जिसका एस जितना कम होगा वो उतना जल्दी गर्म होगा और उतनी जल्दी ठंडा होगा। पानी का स्पेसिफिक हीट 1 है, बाकी ऑलमोस्ट सारे लिक्विड का आप देखोगे स्पेसिफिक हीट, आप मेटल का देखोगे इससे काफी कम है, 0.2, 0.3, 0.4, है ना, सब उससे कम है। मतलब पानी सबसे ज्यादा देर में गर्म होता है और सबसे ज्यादा देर में ठंडा होता है। कोई दूसरा मेटल ले लो, फटाफट गर्म होगा, फटाफट ठंडा होगा। समझ में आ रहा ना? भी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो कोई चीज अगर जल्दी गर्म हो रहा है और जल्दी ठंडा हो रहा है तो उसका स्पेसिफिक हीट कम है।
देर में गर्म होता है, देर में ठंडा होता है। जैसे हम में से कुछ बच्चे होते हैं ना, दोस्तों में झगड़ा होता है तो फटाक से गुस्से में आ जाते हैं, नेक्स्ट मोमेंट है करके हंस देते हैं। उनका स्पेसिफिक हीट कम है क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा और घटा। कुछ लोग आज मारो तो 1 साल तक याद रखते हैं वो मारा था मेरे को, जब भी मौका मिलता है उसको, तो उनका स्पेसिफिक हीट क्या है, बहुत ज्यादा है। तुम्हें से किसी का स्पेसिफिक हीट ज्यादा तो नहीं है ना। गर्म होना, गुस्सा होना ये अजीब चीज है, ह्यूमन नेचर है, हो जाएगा। लेकिन कितनी जल्दी यू आर कूलिंग डाउन टू योर ग्राउंड स्टेट, दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। रिमेंबर एवरी डे मॉर्निंग मस्ट बी ए फ्रेश मॉर्निंग। कल क्या हुआ था भूल जाओ उसको, किसी के ऊपर गुस्से उसे नहीं करना है। इसलिए समझ में आ रहा है? अब क्यों नहीं करना है, वो तो मेरे को मारा था, मेरे को तंग किया था, क्यों गुस्सा नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे? क्या हो गया गुस्सा हो जाने से, वो तो बदमाशी किया था मेरे साथ। नहीं, इट अफेक्ट्स योर ओन। अगर आप माचिस जला के किसी दूसरी चीज को जलाने की कोशिश करोगे, वो दूसरा चीज जले ना जले, आपका माचिस तो जलेगा ही जलेगा, है कि नहीं? जब आप किसी किस्म के एक्साइटमेंट में आते हो, चाहे गुस्से वाला, डर वाला, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स वाला, खुशी का, तो क्या होता है, एक परटर्बेशन क्रिएट होता है इन योर ब्रेन एंड यू किल्स योर मेमोरी। हम भूलते नहीं है, हमसे भूला जाता है। क्यों भूल जाते हैं? बिकॉज ऑफ दिस। और अगर ज्यादा समय रहेगा तो बहुत सारे किस्म की बॉडी में प्रॉब्लम भी क्रिएट होता है। एकदम गुस्से में रहोगे तो आपके बॉडी में डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स आने लगेगा। बहुत सारे एकदम प्रेशर में रहोगे, हेल्पलेसनेस में रहोगे, शुगर वगैरह वगैरह बॉडी में डेवलप हो जाएगा। समझ में आ रहा है? काफी बच्चों का पेरेंट्स को शुगर, डायबिटीज हो जाता है क्योंकि बच्चे घर में बदमाशी करते हैं, बात नहीं मानते हैं। You cannot think this is the reason for which parents are suffering from sugar, क्योंकि they are strongly attached and देख रहे हैं कि it is getting stray, ये लड़का बदमाशी कर रहा है, पता चला मम्मी पापा को क्या आ गया, शुगर आ गया। समझ में आ रहा है? तो the type of thoughts you entertain accordingly your body is getting affected। तो यहाँ पे हम वापस देख रहे हैं कि चीज को अगर हीट देने से टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया तो उसका स्पेसिफिक हीट बहुत कम है। तो क्या लिखेंगे, if a body or a substance with low specific heat gains or loses temperature sharply with small change in heat supply। सोने का जो बर्तन वो बनाता है, वो देखोगे गोल्ड स्मिथ है, वो पूरा उसको गर्म करेगा, तुरंत पानी में डुबाएगा और निकाल के हाथ में पकड़ लेगा। मतलब इतना जल्दी ठंडा हो गया। पानी को उतनी गर्म कर लेंगे और हाथ तुरंत निकाल के निकालेंगे, इतना जल्दी ठंडा नहीं होगा। जबकि मेटल बहुत जल्दी गर्म होता है, बहुत जल्दी ठंडा होता है, क्योंकि उसका स्पेसिफिक हीट इज वेरी लो, मे बी समथिंग लाइक 0.1। समझ में आ रहा ना? तो सोना कितनी समय में ठंडा हो जाएगा? पानी को ठंडा होने के लिए जितना समय लगता है उसका 1/10 टाइम में ठंडा हो जाएगा। कोई भी गर्म वायर है ना, रेड हॉट है, पानी में डुबाओ, निकालो, पकड़ो, पता चला और टेम्परेचर नहीं है, इतना जल्दी ठंडा हो गया, डुबा के निकाला तो ठंडा हो गया, क्योंकि वो मेटल है, मेटल का स्पेसिफिक हीट लो होता है। इसलिए हम लोग मेटल बर्तन में, एल्युमिनियम के बर्तन में कुकिंग वगैरह करते हैं। प्रेशर कुकर आपका एल्युमिनियम से बनाया हुआ है, उसको अगर वुड से बनाए होते या फिर किसी दूसरे से, मान लो कि हम लोहे से बनाए होते, नहीं होता। समझ में आ रहा ना? डोसा तो खाते होगे तुम लोग, नहीं? वो जो तावा है किसमें से बना है, जिसके ऊपर डोसा बनाते हैं? लोहे का बनाया हुआ है। क्यों लोहे का बनाया हुआ है? इतना जल्दी ठंडा नहीं होता है, वो हीट को पकड़ के रखता है, टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। उसके ऊपर कुछ चीजें डाल दिए, अगर मान लो लोहे की जगह एल्युमिनियम का होता, गर्म कर दिए, जैसे उसका बैटर को उसके ऊपर डाले, पता चला तुरंत यही ठंडा हो गया, और डोसा क्या बनेगा? इसमें तो डोसा का तवा एक बार गर्म हो जाने के बाद नीचे का आग बुझा दो, फिर भी उसके ऊपर डोसा बन जाएगा, क्योंकि उसका स्पेसिफिक हीट एल्युमिनियम से काफी ज्यादा है। डाउट बता सर। उस बर्तन के ऊपर जब हम खाना पका रहे हैं तो सर उसका टेम्परेचर के लिए मतलब वो खाना बन रहा है या फिर? हाँ, सर अब जो हीट एनर्जी, आई एम कमिंग टू योर पॉइंट, वो पूछ रहा है कि जब किसी बर्तन में हम लोग खाना बनाते हैं
टेम्परेचर के लिए खाना बन रहा है कि बर्तन का हीट के लिए बन रहा है? नहीं। अब देखो टेम्परेचर क्या था, वाइब्रेशनल एनर्जी। अब कोई बॉडी हाई टेम्परेचर में है, दूसरा बॉडी को उसके साथ टच करवाए तो इसके पार्टिकल्स इसको मारेंगे, तो इसके पार्टिकल भी वाइब्रेट करेंगे कि नहीं करेंगे? जो हीट ट्रांसफर हुआ, कौन सा हीट ट्रांसफर हुआ? काइनेटिक एनर्जी की पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर हो जाता है, नॉट द पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आ रहा ना? काइनेटिक एनर्जी बाद में उस बॉडी का काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। वो कैसे कन्वर्ट होता है जब पढ़ाएंगे हम, लेटेंट हीट तब बताएंगे। पार्टिकल जब जोर में वाइब्रेट करना शुरू करते हैं उनके बीच में डिस्टेंस बढ़ जाता है, क्योंकि पकड़ के रखने वाली फोर्स उनको पकड़ के नहीं रख पाता है, डिस्टेंस बढ़ जाता है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता है। काइनेटिक एनर्जी लेटर कन्वर्ट्स इनटू पोटेंशियल एनर्जी, बट व्हाट इज ट्रांसफर्ड इज द काइनेटिक एनर्जी, नॉट द पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आ रहा है? इसलिए जितने ज्यादा समय तक उसका टेम्परेचर मेंटेन रहेगा उतना जल्दी जल्दी वो कुकिंग कर पाएगा। समझ में आ रहा ना? ये है स्मॉल चेंज इन हीट सप्लाई। अच्छा, टेम्परेचर शार्पली चेंजेस, समझ में आया? नाउ व्हाट इज 1 कैलोरी? 1 कैलोरी इज, कैलोरी को RIE लिखते हैं क्योंकि एनर्जी इज नॉट इन ए सिंगुलर फॉर्म, इट इज ऑलवेज इन प्लूरल फॉर्म। समझ में आ रहा ना? RIE लिखते हैं कैलोरी, कुछ जगह कैलोरी लिख देते हैं, कैलोरीज लिख देते हैं। हाउ मेनी कैलोरीज आर वन? हीट एनर्जी इज नॉट ए काउंटेबल थिंग, काउंटेबल थिंग का ही प्लूरल होता है, जो अनकाउंटेबल उसका प्लूरल क्या बनाएंगे? समझ में आ रहा ना? मच और मेनी का डिफरेंस समझते हो ना? मच ऑफ वाटर एंड देयर आर मेनी बनानास, बिकॉज बनानास आर काउंटेबल, water is not countable, so much of water. Similarly, how much heat energy is required, how much calories is required? Calories नहीं कहना है क्योंकि कैलोरी का प्लूरल होता नहीं, वो ऐसे ही प्लूरल है, सिंगुलर फॉर्म में आता नहीं है। 1 कैलोरी इज, ये इंपॉर्टेंट है, ये डेफिनेशन स्कूल वाले पूछेंगे, इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट required to raise temperature of 1 gram of water by 1 डिग्री सेंटीग्रेड। थोड़ा ध्यान से देखो इधर, हम देखें कि वाटर का स्पेसिफिक हीट 1 है। 1 ग्राम वाटर मतलब m का वैल्यू 1 हो गया, टेम्परेचर बढ़ाना है 1 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब डेल्टा थीटा का वैल्यू 1 हो गया। तो ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो Q क्या हो गया? 1 कैलोरी। सो 1 कैलोरी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? हाँ, तो दैट इज व्हाट इज कोटेड हियर। क्या लिखा है? 1 कैलोरी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है। पानी एक ऐसा सब्सटेंस है, ये उसका टेम्परेचर के साथ काफी चीजें बदल जाते हैं। बहुत ठंडा हो जाता है तो सॉलिड बन जाता है, आइस बन जाता है, नहीं? और जब वो धीरे धीरे ठंडा होता है, आइस बनने के कगार पे होता है, उससे पहले आप जानते हो कि वाटर का डेंसिटी सबसे ज्यादा कब होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब डेंसिटी भी बदल रहा है। 5 डिग्री सेंटीग्रेड में डेंसिटी कम है, 2 डिग्री सेंटीग्रेड में डेंसिटी कम है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड में डेंसिटी ज्यादा है। और जब वो फ्रीज करके आइस बन गया, उसका डेंसिटी तो 0.9 हो जाता है, पानी में ही फ्लोट करने लगता है कि नहीं? तो आइस का चेंजेस काफी फास्ट होता है, उसका स्ट्रक्चरल चेंजेस, सॉरी, पानी का स्ट्रक्चरल चेंजेस काफी फास्ट होता है। इसलिए अलग अलग टेम्परेचर में वाटर का अलग अलग टेम्परेचर में स्पेसिफिक हीट अलग अलग होता है। जो हम स्पेसिफिक हीट को 1 बोले, कौन सा टेम्परेचर में होता है? जब उसका टेम्परेचर है 14 डिग्री सेंटीग्रेड और 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड, ऐसे कहते हैं। लेकिन इसको हम लोग न्यूमेरिकल में नहीं लाएंगे, खाली नॉलेज के लिए बताए। तो क्या लिखे? 1 कैलोरी is defined as the amount of heat required to raise the temperature of 1 gram of water by 1 degree centigrade, that is from 14.5 degree centigrade to 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड। 1 डिग्री से 2 डिग्री लेने में जो हीट होगा उसको 1 कैलोरी नहीं कहेंगे, जबकि कैलकुलेशन में हम लोग लेंगे, समझने के लिए बोलते हैं हाउ यू डिफाइन 1 कैलोरी। जैसे हाउ यू डिफाइन 1 मीटर, हाउ यू डिफाइन 1 मीटर? पता चला इंडिया में 1 मीटर इतना है, अमेरिका जाओ तो 1 मीटर बदल गया, लंदन में जाओ तो 1 मीटर बदल गया। लाइट के स्पीड के नहीं,
1 मीटर का डेफिनेशन क्या है? इट इज डिफाइंड एज द लेंथ ऑफ इबोनाइट रॉड इन लंदन म्यूजियम। लंदन म्यूजियम में एक स्टैंडर्ड रखा गया है, ये 1 मीटर है। नहीं तो कोई बोलेगा, हम कोई अरबियन कंट्री, मुस्लिम कंट्री बोलेगा मेरा 1 मीटर तो इतना बड़ा है, कोई बोले मेरा 1 मीटर तो इतना है, तो अलग अलग हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो 1 मीटर इज फिक्स्ड। कितना है? इट इज द लेंथ ऑफ द इबोनाइट रॉड। इबोनाइट का हाफ लाइफ बहुत ज़्यादा है, वो डिके नहीं करता है, वो रॉड रखा गया है। कोई अगर आर्गुमेंट करेगा लाके देखो ये है 1 मीटर, देखो इसको 1 मीटर मानते हैं, फिर इसको 100 टुकड़ा करेंगे तो 1 सेंटीमीटर बनेगा, कोई तो स्टैंडर्ड रहेगा ना, तो इसको 1 मीटर मानेंगे। व्हाट इज 1 kg, व्हाट इज 1 मीटर, व्हाट इज 1 मीटर क्यूब, वो सब डिफाइन करके डिफरेंट डिफरेंट तरीके से रखा गया है। ठीक है, तो खैर 1 calorie is defined as the amount of heat required to raise the temperature of 1 gram of water by 1 degree centigrade, that is from 14.5 degree centigrade to 15.5 degree centigrade। 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर को 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने के लिए जो हीट की जरूरत होता है उसको 1 कैलोरी कहते हैं। लेकिन जब हम न्यूमेरिकल में यूज करने लगेंगे, कोई भी टेम्परेचर से कोई टेम्परेचर तक चलेगा। समझाने के लिए डेफिनेशन बता दिए यहाँ। क्या मेरी बात समझ में आया? हाँ बोलो सर, मतलब स्पेसिफिक हीट सब्सटेंस और टेम्परेचर दोनों पे डिपेंड करता है? नो, इट अगेन डिपेंड्स ऑन दी नेचर ऑफ द मटेरियल। लेकिन कुछ मटेरियल का नेचर बदलते रहता है। इट डिपेंड्स ओनली ऑन दी नेचर ऑफ द मटेरियल। क्या आइस का नेचर और वाटर का नेचर बराबर है? मटेरियल तो दोनों बराबर है। आर नॉट दे बोथ ऑफ देम H2O ओनली? यस। तो फिर बदलाव कहाँ आ गया? स्ट्रक्चर कैसे बनता है, तो मटेरियल के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। तो अलग अलग टेम्परेचर में वाटर का नेचर बदल जाता है। ठीक है, तो सर कोई भी सब्सटेंस नहीं वाटर का होता है, सबका नहीं होता है। सिर्फ वाटर? हाँ, सबके नहीं होते। वाटर एक निराला चीज है भाई, पानी एक निराला चीज है। पानी जैसा दुनिया में कोई दूसरा चीज एग्जिस्ट नहीं करता है। सर बाकी का बस वही नाम बोल दोगे? हाँ यस, पानी अलग अलग सा है। पानी का नेचर अलग अलग टेम्परेचर में, अलग अलग पोजिशन में अलग अलग होता है, सबके लिए नहीं होता है। पानी को कंडेंस करो, आइस बन गया, डेंसिटी लो हो गया। किसी दूसरे को कंडेंस करो तो डेंसिटी हाई हो जाता है। घी को कंडेंस करो तो घी विल नॉट फ्लोट, वो उसका डेंसिटी बढ़ जाता है। पानी का केस में थोड़ा दूसरी किस्म की है ना। पानी का नेचर कुछ अलग अलग होता है। आपके हाथ गंदा हो गया है तो किससे धोते हो? पानी से धोते हो। आपके हाथ में पानी लगा है, किसी दूसरी चीज से धोते हो क्या? नहीं, पानी से धोना मतलब हो गया, है कि नहीं? पानी तो बड़ा निराला नेचर का है। और हमारे अंदर में 70% वाटर है, यू नो, मालूम है कि नहीं? और हमें सबको पानी से प्यार है कि नहीं? है कि नहीं? बिना पानी के जी सकते हैं क्या? नहीं। तो हमें सबको आपस में प्यार करना चाहिए, क्योंकि वी आर ऑल वाटर। समझ में आया? तेरे अंदर ज्यादा पानी नहीं, 70% पानी है, मेरे अंदर भी 70% पानी। पानी का पानी के साथ रिश्ता है, तो तेरा मेरा रिश्ता कैसा हुआ? भाई भाई का नहीं, पानी पानी का रिश्ता हुआ, है ना? हाँ, देखा कितना जल्दी समझता है। सो इफ यू लव वाटर यू लव मी बिकॉज आई एम 70% वाटर। फाइन, आगे तो स्पेसिफिक हीट क्या है समझ में आया? हाँ, चलिए अभी एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन देखते हैं। What heat is required to raise temperature of 50 gram water from 10 degree centigrade to 15 degree centigrade? और ये डाटा आपको याद रखना है कि पानी का स्पेसिफिक हीट 1 है। अभी तो सर बोले कि अलग अलग टेम्परेचर में अलग अलग होता है, लेकिन न्यूमेरिकल के लिए हर जगह हम 1 ही लेंगे। हाँ सर, बाकी का क्वेश्चन में दिया रहेगा, स्पेसिफिक हीट दिया रहेगा, नहीं तो कैसे पता करेंगे? मिल्क का कितना है? मिल्क का करीब करीब 0.8 0.7 ऐसे कुछ होता है। एमंग मोस्ट ऑफ द लिक्विड्स, जितने आप लिक्विड जानते हो उन सब में पानी का सबसे ज्यादा है, बाकी सबका उससे कम है, ये मान के चलो। पानी का स्पेसिफिक हीट सबसे ज्यादा है एमंग मोस्ट ऑफ द लिक्विड्स। ठीक है, हाँ। व्हाट हीट इज रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ 50 ग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम 10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 15 डिग्री सेंटीग्रेड? सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे? स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर
है भैया? 1 यूनिट बताओ, कैलोरी और ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, एम दिया हुआ है 50 ग्राम। डेल्टा थीटा इज राइज इन टेम्परेचर। राइज इन टेम्परेचर कितना हुआ? 15 माइनस 10 इज इक्वल टू 5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड इज एम एस डेल्टा थीटा, तो हो गया 50 ग्राम। एस हो गया 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड इनटू ये हो गया 5, सो इट इज 250 कैलोरीज ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड। समझ में आया? जैसे पानी को हीट सप्लाई किए तो टेम्परेचर बढ़ गया, हीट निकाल देंगे तो टेम्परेचर घट जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेसिफिक हीट ऑफ ए मेटल इज 0.8 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। फाइंड heat lost by a 100 gram of metal when its temperature falls from 28 degree centigrade to 20 डिग्री सेंटीग्रेड। जब उसका टेम्परेचर 28 डिग्री सेंटीग्रेड से घट के 20 डिग्री सेंटीग्रेड में आ गया, बताओ वो कितना हीट लूज कर चुका है? तो क्या कहेंगे यहाँ पर? आप लोग कर सकते हो, स्पेसिफिक हीट दिया हुआ है 0.8 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, है ना? और आपका मास दिया गया है 100 ग्राम और डेल्टा थीटा फॉल ऑफ टेम्परेचर हुआ है, टेम्परेचर घटा है, तो क्या कहोगे कितना घटा है? इट इज 28 माइनस 20 is 8 degree centigrade. बताओ, heat is supplied to the substance or heat is rejected by the substance? Yes, heat rejected is equal to Q is equal to क्या है? M S delta theta, नहीं? Yes, it is coming out to be M हो गया आपका 100 ग्राम, S हो गया 0.8 और ये हो गया 8, so it is coming out to be 640 calorie of heat is rejected by the substance. तो ये कितना थ्योरेटिकल चैप्टर था, कितने सारे थ्योरीज में समझने की चीज थे, आप लोग समझ गए, बहुत बढ़िया। टाइम इज ऑल्सो नॉट परमिटिंग, है ना? फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद।